वहां आए लोग यात्रियों को उठाकर ले जाने लगे। कुछ समय बाद यात्रियों की नींद खुलने लगी। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि वो भूसे के गट्ठर पर पड़े हैं और उन्हें चारों तरफ से लाल त्वचा वाले लोग घेरे हुए हैं। इन लोगों ने जानवरों की खाल पहन रखी थी और इनके हाथों में हथियार थे। उनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर डरावने मास्क भी थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो समय की यात्रा करके पुराने समय से यहाँ आए हों। उनमें से बहुत ही खूंखार वाइब्स आ रही थी। जब यात्रियों ने उनके हाथों के नुकीले हथियार देखे तो वो बहुत डर गए। मुझे जितना याद है, हम हवाई जहाज पर थे, फिर हम इस अजीब जगह पर कैसे आए? रोहन ने धीमी आवाज में पास खड़े गणेश से कहा। गणेश ने बेमन से मुस्कुराया और ना में सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड यशी को कसकर गले लगाया। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये लोग नरभक्षी ना निकले। जंगली किस्म के लोगों को देखकर ज्यादातर लोगों के मन में टीवी और मूवी में दिखाई चीजें ही आती हैं, जिनमें ज्यादातर जंगली लोग आदमखोर बताए जाते हैं। इसलिए जब यात्रियों ने इन्हें देखा तो उन सभी को ये लोग नरभक्षी ही लगे। क्या हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं? रिया ने पूछा। राज का शिष्य जोसेफ अपनी मुट्ठी बांधकर बैठा था। वो अपनी बेटी के बगल में उसकी जान बचाने के लिए तैयार बैठा था। इस वक्त वो गहरी सोच में डूबा था। क्या ये जंगली लोग हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? अगर ये लोग हमारे दुश्मन हैं तो पारी हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सभी के पास नुकीले हथियार हैं, जबकि हम सभी निहत्थे हैं। शायद अब मेरे गुरु की सिखाई टेक्निक आजमाने का समय आ गया है। जोसेफ ने मुट्ठी को और कसकर बांधते हुए सोचा। जोसेफ को अपने गुरु राज पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि जो बंदा उसके मुक्कों से भयानक आवाज निकाल सकता था, वो लाजवाब ही होगा। भले ही जोसेफ ने अभी तक जंतर मंतर टेक्निक की महीने भर की प्रैक्टिस ही की थी, लेकिन उसे लगता था कि वो पहले से ताकतवर हो गया था। यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है? जोसेफ ने मनी मन सोचा। उसे डेजावू जैसा महसूस हो रहा था और उसे लगने लगा था कि उसके साथ ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। अब वो इस उलझन में था कि वो बस एक सपना था या वाकई उसके साथ ऐसा हुआ था। मुझे ये सब जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे नहीं, गुरुदेव कहाँ है? वो भी हमारे साथ हवाई जहाज में बैठे थे। जोसेफ ने मनी मन सोचा। इसके बाद उसने चारों तरफ देखा, लेकिन राज का कोई नामो निशान नहीं था। आखिर गुरुदेव कहाँ गए? जोसेफ ने सोचा। लेकिन सिर्फ जोसेफ ही नहीं, गणेश, रोहन, जुबैर और जीशान को भी पता चल गया था कि राज वहां नहीं था। आखिर राज कहाँ गया? रोहन ने धीमी आवाज में पूछा। क्या वो हमारे साथ नहीं आया? गणेश ने आंखें सिकोड़कर चारों तरफ देखते हुए कहा। उसे राज कहीं नहीं दिख रहा था। गणेश का चश्मा कहीं गुम हो गया था, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वो हम सबसे अलग हो गया? रिया ने धीमी आवाज में कहा। हवाई जहाज पर बैठा हर यात्री यहाँ है, ऐसे में सिर्फ वही गायब कैसे हो सकता है? गणेश ने भौहें चढ़ाकर कहा। ये सुनते ही सभी को मूवी के सीन याद आने लगे, जब जंगली लोग इंसानों को खा लेते थे। वो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि राज को इन लोगों ने पकाकर या कच्चा ही खा लिया होगा। इस बारे में सोचते ही रोहन और बाकी लोगों को चिंता होने लगी। कैप्टन, क्या हवाई जहाज को कुछ हुआ था? हम आखिर यहाँ क्यों हैं? कैप्टन के बगल में बैठे यात्री ने पूछा। कैप्टन खुद उलझन में था, इसलिए उसने ना में सिर हिला दिया। उसे इस बात का कोई जवाब नहीं पता था, क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे याद था कि थोड़ी ही देर पहले वो हवाई जहाज उड़ा रहा था और अब वो जंगली लोगों के बीच में था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि उसे भी समझने में दिक्कत हो रही थी। हमें किसी भी तरह की चोट नहीं आई, इसका मतलब हम किसी दुर्घटना में तो नहीं फंसे। शायद हम वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, एक एयर होस्टेस ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हम दूसरी दुनिया में आए हैं। शायद हमारा जहाज क्रैश हो गया है और हम किसी ऐसे टापू पर आ गए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बूढ़े प्रोफेसर ने कहा। अभी जब यात्री आपस में बात कर रहे थे, एक जंगली आदमी ने 2 गुट बनाए और उन्हें कतारों में खड़ा करने लगा। उसके बाद उन लोगों ने अपने सिर उठाए और सीने को ठोका। मर्द पैदा होने पर अच्छे होते हैं, एक औरत ने कहा। इतना सुनते ही सभी यात्री हैरान रह गए। मर्द पैदा होने पर अच्छे होते हैं, उनके नेचर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी आदतें अलग होती हैं। अगर उन पर ध्यान देकर उन्हें सिखाया ना जाए तो उनका नेचर खराब हो जाता है। उन्हें सख्ती से सिखाने की जरूरत होती है।
एक जंगली आदमी ने कहा। इन जंगली लोगों की बातें सुनकर सभी को लग रहा था जैसे वो किसी किताब की लिखी बातें दोहरा रहे थे। ये सब सुनकर रिया की हंसी छूट गई। जब उसने जंगली लोगों को किताबी बातें करते सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हालांकि उसकी हंसी बहुत ही मनमोहक थी। जैसे ही वो हंसी, एक जंगली आदमी ने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखने लगा। शांत हो जाओ, तभी एक आवाज सुनाई दी। तभी एक बहुत लंबा आदमी पीछे की तरफ हाथ बांधे वहां आया। उसे देखते ही सब चुप हो गए। उनकी सांसों तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अभी जो आदमी बोल रहा था, लंबा आदमी ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना दायां हाथ उठाया जिसमें एक बेंत था। जंगली आदमी समझ गया कि वो अपनी किस्मत से नहीं बच सकता, इसलिए उसने अपने हाथ आगे कर दिए। लंबे आदमी ने उस जंगली आदमी के हाथों में बेंत मारना शुरू कर दिया। बेंत के हर वार के बाद उस जंगली आदमी की चीख निकल रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने हाथ पीछे नहीं किए। वो अपने आंसू रोककर वहीं खड़ा रहा। उसके दोनों हाथों में बेंत से 10-10 बार मारा गया, जिससे वो एकदम लाल हो गए। ये सब देखकर यात्रियों को पुराने समय के स्कूल की याद आ गई, जहां एक छोटी सी गलती पर टीचर अपने स्टूडेंट की इसी तरह से पिटाई किया करते थे। लेकिन उन्होंने भी इतनी बड़ी उम्र में किसी शख्स को इस तरह से पिटते हुए नहीं देखा था। रिया बहुत शर्मिंदा होकर उस जंगली की तरफ देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी हंसी की वजह से किसी को इतना दर्द सहना पड़ सकता था। अगर उसे पता होता तो हंसने के पहले ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती और खुद को हंसने से रोक लेती। यहां से दफा हो जाओ, और तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम तिगड़ी किताब को 3 बार लिखकर नहीं लाते, लंबे आदमी ने कहा। इतना सुनते ही जंगली आदमी ने अपने हाथ मले और वहां से दौड़कर चला गया। शायद वो तिगड़ी किताब लिखने चला गया था। बाकी जंगली लोग उसे जलन भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उसे बस 3 बार तिगड़ी किताब लिखने की सजा मिली थी और उसे यहाँ से जाने की इजाजत भी मिल गई थी। उन्हें मालूम था कि तिगड़ी किताब को 3 बार लिखने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था, लेकिन अगर वो यहीं खड़ा रहता तो शायद ये उसकी बड़ी भूल हो सकती थी। शायद ये लंबा आदमी उसे बड़े से पेड़ से लटकाकर उसे बुरी तरह पीट सकता था। तब उसकी चीखें चारों तरफ सुनाई देती। इसके बाद लंबे आदमी ने अपना बेंत एक तरफ किया और अपने हाथ बांधकर यात्रियों की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर यात्रियों ने अंदाजा लगाया कि यह लंबा आदमी उत्तर पूर्व से था। शायद वो इन लोगों में बहुत खास ओहदा रखता था। यात्रियों को लगने लगा कि अब शायद वो सुरक्षित थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। इसी समय कुछ चापलूस यात्री लंबे आदमी के करीब आने लगे ताकि वो इससे थोड़ी पहचान बढ़ा सकें। लेकिन जैसे ही वो लंबा आदमी इनके करीब आया, उन सभी के चेहरे सीरियस हो गए और उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। थोड़ी ही देर में लंबा आदमी सफेद बालों वाले प्रोफेसर के सामने आ गया। बूढ़ा आदमी कतार में सबसे पहले था। हेलो, लंबे आदमी ने कहा। हेलो सर, बूढ़े आदमी ने डरकर जवाब दिया। भले ही लंबा आदमी बूढ़े आदमी से बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी ने उसे इज्जत देना बेहतर समझा। आप वैसे कौन हैं? लंबे आदमी ने पूछा। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेरा नाम नानकू है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, एक प्रोफेसर। प्रोफेसर नानकू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लंबे आदमी ने मुस्कुराकर कहा। लंबे आदमी के मुस्कुराते ही एक अलग बहार आ गई, जिसे देखकर सभी को राहत महसूस हुई। प्रोफेसर नानकू ने भी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि उसने अपनी लाइफ में कुछ तो इज्जत कमाई थी, क्योंकि ये अनजान आदमी भी उसे जानता था। आप भाषा पढ़ाते होंगे ना? लंबे आदमी ने कहा। हाँ, रुको, क्या? नानकू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नानकू हैरान था। वो भाषा नहीं पढ़ाता था, जबकि वो तो बायोलॉजी का प्रोफेसर था। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हमारे लोगों को भाषा सिखाना बहुत कठिन हो गया था। मेरे एक दोस्त के बताने के बाद मैंने उन्हें काफी कुछ बताया, जिसकी मदद से ये लोग तिगड़ी किताब सीख गए। लेकिन जब मैंने इन्हें दूसरी किताब सिखाने की कोशिश की तो इन लोगों ने बहुत गलतियां की। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे सिखाने में आखिर क्या कमी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों को दूसरी किताब बड़ों के जीवन से शिक्षा पढ़ाएं। मैं आप पर कोई सितम नहीं करूंगा,
अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे तो मैं आपको आपकी मेहनत का इनाम जरूर दूंगा। आप चिंता मत करें, जब तक ये बेत आपके पास रहेगा तब तक सभी आपकी बात मानेंगे। आप जितना चाहें इनकी पिटाई कर सकते हैं। आप चिंता मत करें, ये लोग आपको खाएंगे नहीं। लंबे आदमी ने कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, सभी लोगों की मौजूदगी में मैं सभी जंगली लोगों को बड़ों के जीवन से शिक्षा किताब पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। प्रोफेसर नानकू ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। लंबे आदमी ने कहा। इसके बाद वो वहां से जाने लगा, लेकिन चलते चलते ही वो रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जंगली लोगों को पढ़ाने के लिए जन्मेजय ने इतने सारे लोगों को क्यों भेजा। खैर जो भी हो, उस लंबे आदमी ने मनी मन सोचा और वहां से निकल गया। ये लंबा आदमी और कोई नहीं बल्कि तिलिस्मक था, जो जंगली लोगों को पढ़ाने आया था। आखिर राज के दोस्त इस जगह से बाहर कैसे आएंगे? क्या राज को इन लोगों की हालत के बारे में पता चल पाएगा? तिलिस्मक के वहां से जाते ही जंगली लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रोफेसर के हाथ में पड़े बेत पर पड़ी, वो तुरंत ही अलर्ट हो गए और अपना सिर उठाकर खड़े रहे। शायद वो सभी इस बेत से काफी डरते थे। जंगली लोगों के इस बर्ताव को देखकर प्रोफेसर और बाकी यात्रियों को राहत की सांस आई। अब तक सभी लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम किस परेशानी में फंसे हैं, बूढ़े प्रोफेसर नानकू ने कहा। हाँ, हमने सब अपनी आंखों से देखा। ऐसे में पूरी नाव अब आपके ही हवाले है प्रोफेसर। अब आपको इन जंगली लोगों को सिखाने में हम में से किसी की मदद की जरूरत हो तो आप हमें जरूर बताना, गणेश ने सिर हिलाकर कहा। बढ़िया, प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रोफेसर, हम में से ज्यादातर लोगों को पढ़ाने के बारे में कोई खास तजुर्बा नहीं है, लेकिन आप तो भाषा के प्रोफेसर हैं, तो आपको इस बात का जवाब बेहतर ढंग से पता होगा। उस लंबे आदमी ने कहा कि हमें बड़ों के जीवन से शिक्षा इन जंगली लोगों को पढ़ानी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतने कम समय में ये काम थोड़ा कठिन हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि कहां से शुरू करना चाहिए? रोहन ने पूछा। रोहन को डर था कि अगर वो लोग समय रहते जंगली लोगों को बड़ों के जीवन से शिक्षा नहीं सिखा पाए तो शायद उस लंबे आदमी को गुस्सा आ सकता था। उसका दबदबा इतना ज्यादा था कि वो लोग राज के बारे में पूछना ही भूल गए। अब तुमसे क्या छिपाऊं? बात असल में ऐसी है कि मैं एक प्रोफेसर तो हूं, लेकिन मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर हूं। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर ने जवाब दिया। ये सुनते ही सभी यात्रियों की जान हलक में आ गई। भले ही प्रोफेसर किसी दूसरी चीज में माहिर हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमें बड़ों के जीवन से शिक्षा को बहुत गहराई में जाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन्हें कुछ चीजें याद करवानी है ताकि ये लोग उन्हें दोहरा सकें। अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम ये काम आसानी से निपटा लेंगे, रिया की बड़ी बहन ने कहा। किसी को नहीं मालूम था कि रिया की बहन असल में क्या करती थी, लेकिन कठिन परिस्थिति में वो हमेशा शांत रहकर कोई ना कोई तरीका जरूर सोच लेती थी। मैं इस लड़की से सहमत हूँ, प्रोफेसर नानकू ने सिर हिलाकर कहा। प्रोफेसर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आखिरकार वो प्रोफेसर ही था और उसे बस कुछ जंगली लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाना था। इतने सालों से पढ़ते पढ़ाते उसे कठिन से कठिन चीजों को आसान भाषा में बताना आ गया था। इस कारण से उसकी पढ़ाई चीजें जल्द समझ आ जाती थी। लेकिन अभी एक दिक्कत और भी थी। एक परेशानी और भी है। क्या तुम में से किसी को बड़ों के जीवन से शिक्षा किताब याद है? उस लंबे आदमी ने हमें पढ़ाने के लिए कुछ दिया ही नहीं। ऐसे में हम बड़ों के जीवन से शिक्षा कैसे पढ़ाएंगे? प्रोफेसर ने खांसते हुए कहा। प्रोफेसर को लगा जैसे लंबे आदमी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ही सब कुछ पढ़ाने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की, सभी यात्री नौजवान लोगों जैसे रिया, गणेश, रोहन, यशी, जुबैर, जीशान की तरफ देखने लगे, क्योंकि इनकी उम्र से ही समझ आ सकता था कि ये या तो अभी स्कूल में थे या कॉलेज में थे। मैं तो मैकेनिकल चीजों में रुचि रखता हूँ, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, गणेश ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं भी मैकेनिकल वाली ही हूँ, यशी ने कहा। यही मेरी फील्ड भी है, रोहन ने कहा।
इसके बाद एक सभी ने अपने पल्ले झाड़ लिए। तो तुम में से किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है? एक यात्री ने पूछा। इतने सारे लोगों में से किसी को भी बड़ों के जीवन से शिक्षा किताब याद नहीं थी। रुको, क्या फोन में सिग्नल आ रहे हैं? हम इंटरनेट पर किताब ढूंढ सकते हैं, एक यात्री ने फोन निकालते हुए कहा। लेकिन उसका फोन तिलिस्मक या वसीम जैसा जादुई नहीं बन सकता था, इसलिए इस टापू पर सिग्नल मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सबसे पहले हमें किताब का कोई जुगाड़ ढूंढना होगा, प्रोफेसर ने भौहें उठाकर कहा। शायद हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, शायद वो हमसे बात करने में रुचि रखता है। अगर वो चाहता है कि हम कोई खास चीज पढ़ाएं तो उसे उसकी किताब हमें देनी ही चाहिए। बिना मिट्टी के भी कभी ईंटें थोड़ी बनती हैं, रोहन ने कहा। तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन उससे पूछने कौन जाएगा, प्रोफेसर ने कहा। लंबे आदमी यानी कि तिलिस्मक तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। जब भी उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होते तो उसकी वाइब्स अलग ही हो जाती थीं। रोहन ने गहरी सांस ली। वो इस काम को लेने के लिए तैयार था। इसके अलावा वो इस लंबे आदमी से राज के बारे में भी पूछना चाहता था, क्योंकि हवाई जहाज पर मौजूद हर शख्स यहाँ था, सिर्फ राज ही यहाँ मौजूद नहीं था, जिससे रोहन को काफी चिंता हो रही थी। ये मैं संभाल लूंगा, मैं उस आदमी से जाकर किताब का पूछता हूँ। मेरा बड़े लोगों से बात करने का तजुर्बा अच्छा है, इसलिए ऐसे लोगों से मैं अच्छी तरह निपटना जानता हूँ। इसके अलावा तुम सब भी मेरी वजह से यहाँ फंसे हो और हमारा साथी राज भी लापता है, तो मैं इसे अपनी गलती की तरह ही मानता हूँ और मैं इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेना चाहता हूँ। जुबैर ने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। भले ही जुबैर आम जिंदगी में कैसा भी हो, लेकिन समय आने पर वो काम का इंसान था। चलो तो साथ चलते हैं। अगर तुम्हारे बड़बोलेपन पर भरोसा किया तो शायद हम और बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अलावा राज मेरा काफी अच्छा दोस्त है, तो उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी जुटाना मेरे लिए काफी जरूरी है, इसलिए हम साथ में चलेंगे। गणेश ने खड़े होकर कहा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, रिया, उसकी बड़ी बहन जोसेफ और उसकी बेटी ने खड़े होकर कहा। अगर ऐसी बात है तो हम सभी चलते हैं, रोहन ने कहा। मैं ये बेंत लेकर आगे चलूंगा ताकि जंगली लोग हमें नुकसान न पहुंचाएं, प्रोफेसर ने कहा। बस इतना कहना था कि सभी लोग तिलिस्मक जहां गया था उसी तरफ बढ़ने लगे। इस समय तिलिस्मक अपने खुद के बनाए कंप्यूटर पर पहाड़ी महारथी का ग्रुप खोलकर बैठा था। ग्रुप में आधे दिन पहले का आखिरी मैसेज था। इसमें तिलिस्मक को समझ आया कि शल्य अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ दूसरे लेवल या उससे ऊपर के विरोधी जादूगरों को ढूंढ रहा था। वो रहस्यमयी टापू पर याददाश्त खो चुके लोगों की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस मुहिम में शाही शेर, वसीम और कुछ और लोगों ने शल्य का हाथ बटाने की बात कही थी। सबसे आखिर में वसीम का एक मैसेज डला था, जिसके हिसाब से उसे असीम शैतानी कबीले के हेडक्वार्टर के ठिकाने का पता चल चुका था और वो शाही शेर के साथ काम करने को तैयार था। जिसके जवाब में शाही शेर ने अपने पूरे कबीले के साथ जुड़ने की बात कही थी, क्योंकि वसीम के जुड़ने से इस मुहिम के नतीजे काफी बेहतर होने वाले थे। इस पूरे काम में बुरी से ज्यादा अच्छी चीजें होने की संभावना थी। इसमें फकीर ने भी अपनी सहमति जताई थी और जरूरत पड़ने पर अपने और अपने कबीले के साथ का इशारा किया था। भले ही उसके कबीले के लोग सभी सन्यासी थे, लेकिन उनकी ताकत किसी से कम नहीं थी। इसके अलावा लंबकर्ण, त्रिकालदर्शी, निशीत और 7-8 और भी जादूगरों ने अपना अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। कोई भी वसीम के साथ जाने से मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें उन्हीं का फायदा था। सभी को हेलो। सीनियर वसीम, अगर आप असीम शैतानी कबीले पर धावा बोलने का सोच रहे हैं तो इस मुहिम में मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। जन्मेजय, तुमने प्रोफेसर को भेजा, उसके लिए शुक्रिया। वो हमारे काफी काम आ सकते हैं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। क्या जिन लोगों को तुमने भेजा है वो उनके असिस्टेंट हैं? तिलिस्मक ने कहा। हालांकि जन्मेजय को तो याद भी नहीं था कि उसने भाषा के लिए किसी को भी तिलिस्मक के पास कब भेजा था। उसने भाषा के लिए लोगों से बात तो की थी, लेकिन अभी तक उसे किसी का जवाब भी नहीं आया था। तुम्हें भाषा के लिए प्रोफेसर मिल गया, इसके लिए बहुत मुबारकबाद। हालांकि मैं अभी तक कोई भाषा का प्रोफेसर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे पास किसी प्रोफेसर को नहीं भेजा, जन्मेजय ने कहा। यह पढ़कर तिलिस्मक की आंखें खुली की खुली रह गईं।
क्योंकि अगर जन्मेजय ने प्रोफेसर नहीं भेजा था तो उसके पास प्रोफेसर कहां से आया था, इसका जवाब उसे नहीं पता था। उसे लगने लगा था कि शायद किसी और साथी जादूगर ने ऐसा किया होगा, क्योंकि पहाड़ी महारथी में काफी दरियादिल लोग थे। अभी तिलिस्मक अपने ख्यालों में डूबा ही था कि तभी उसे कदमों की आहटें सुनाई दी। गणेश, रोहन, प्रोफेसर और बाकी लोग उसके पास किताब और राज की जानकारी लेने आ चुके थे। प्रोफेसर नानकू, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? तिलिस्मक ने मुस्कुराकर कहा। सर, आपने जिस किताब की चर्चा की, हमें वो किताब चाहिए, जुबैर ने मुस्कुराकर कहा। जुबैर ने अपनी बात इस ढंग से कही थी कि इस मामले पर उसका भरोसा किया जा सकता था। अरे 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 हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। प्रोफेसर, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द आपको किताब उपलब्ध कराता हूँ, तिलिस्मक ने कहा। यह सुनकर प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मामला इतनी आसानी से और इतनी जल्दी निपट जाएगा। क्या कुछ और भी है? तिलिस्मक ने पूछा, क्योंकि गणेश और बाकी लोग अभी भी वहां खड़े थे। सर, एक बात और जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब आपको हम लोग मिले तो क्या आपको हमारा दोस्त राज सिंघानिया भी मिला था? वो करीब 175 सेंटीमीटर लंबा और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला शख्स है। वो भी हमारे साथ हवाई जहाज पर था, गणेश ने आगे बढ़कर कहा। इसके बाद गणेश राज के बारे में और जानकारी देने लगा। राज का नाम सुनते ही और गणेश की दी जानकारी के हिसाब से तिलिस्मक की आंखों में चमक आ गई। उसे लगने लगा कि जिस राज को वो जानता है और जिस राज की ये बात कर रहे थे, वो दोनों एक ही शख्स थे। क्या तिलिस्मक राज को ढूंढने में कोई मदद कर पाएगा? क्या तिलिस्मक राज के दोस्तों को राज के जादूगर होने की बात बता देगा?